ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर जो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हम देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है और कौन कौन उनको फॉर्म करता है। उसके बाद हम लोग आगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि कौन मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेगा, वहां पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स के। उसके बाद हम लोग आए एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के। ठीक है। दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, एक तो होता है आपके पास सिमेट्रिकल और एक होता है असिमेट्रिकल। ठीक है। इसके अंदर भी कुछ कैटेगरीज है जो आपको ध्यान रखनी है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। तो पहले जो है मेरे पास एक क्लासिफिकेशन है हाइड्रोजन बॉन्ड का। सबसे पहले क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेसिस के ऊपर एक क्लासिफिकेशन किया गया है यहाँ पे। ठीक है। तो ये देखते हैं अब हम लोग क्या होता है। ये सब चीजें है ना थोड़ी डेप्थ में, क्योंकि ये सब एडवांस के अंदर पूछी जाती हैं। ठीक है। जेई मीन से यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट एडवांस के अंदर सीधे जो जब भी पूछे हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो इस टॉपिक से रिलेटेड और इससे मिलता जुलते ही चीजें वो पूछता है। ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये आता होगा तो फिर जो शुरुआत में इजी इजी चीजें पढ़ी आपने वो तो आपको आती होंगी, वो ये समझ लेता है। तो ये अपने पास दो टाइप की होती है, एक होती है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। एक होता है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड और एक दूसरा होता है मेरे पास अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो आपके पास सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, इस चीज को समझेंगे और उसके बाद देखेंगे हम लोग कि अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखो, मैं आपके पास एक बना रहा हूँ मॉलिक्यूल। जैसे आपके पास आयन है यहाँ पर, ठीक है। एक आयन हो, जैसे F माइनस है, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है मेरे पास हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड, इसका बॉन्ड बना हुआ है फ्लोरीन के साथ। ठीक है। इसका बॉन्ड किसके साथ होता है, फ्लोरीन के साथ। अब मुझे पता है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर इस ओवरऑल इस कॉम्बिनेशन के अंदर हो क्या रहा है कि इस हाइड्रोजन को ये फ्लोरीन भी अट्रैक्ट कर रही है और ये फ्लोरीन भी अट्रैक्ट कर रही है। इसकी वजह से क्या होता है, ये हाइड्रोजन एकदम मिडल में एग्जिस्ट करता है। जितना डिस्टेंस इस फ्लोरीन से होता है उतना ही डिस्टेंस इस वाली फ्लोरीन से होता है, इसलिए इसको बोला जाता है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो इसमें एक तो मेरा क्या होता है, आयन होता है, जैसे F माइनस था, HF के बीच में बॉन्ड बना हुआ था, तो ये मेरे पास कैसा था, डाइपोल था। तो इसलिए पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया हुआ था। तो यहाँ पर ये मेरे एक डाइपोल है और यहाँ पर मेरे पास क्या है, आयन है। पहली चीज तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गई कि भाई मेरे पास इस तरह का काम यहाँ पर हो रहा है, जहां पर अगर मैं बोलूँ दिस इज डिस्टेंस x1 और दिस इज डिस्टेंस x2। x1 क्या है, इस फ्लोराइड आयन और हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस, दूसरे इस हाइड्रोजन से इस फ्लोरीन के बीच की डिस्टेंस इज x2। तो x1 जो होगा ये डिस्टेंस बराबर होगी किसके, x2 डिस्टेंस के बराबर होगी। एकदम मिडिल पॉइंट पर ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है। मिडिल पॉइंट पे होता है हाइड्रोजन, जो होता है एकदम बीचों बीच होता है। जितनी दूरी इस फ्लोराइड आयन से होगी इतनी ही इस फ्लोरीन से इसकी दूरी होती है। साथ में जब दोनों मेरे पास सेम डिस्टेंस पे हैं इस हाइड्रोजन से, तो ये वाली इसकी जो एनर्जी होगी E1 और इसकी जो एनर्जी होगी E2, ये दोनों वैल्यूज भी बराबर होती है। मतलब जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इस फ्लोराइड आयन को अट्रैक्ट कर रहा है, उसी फोर्स ऑफ एनर्जी से वो इस वाले फ्लोरीन को भी अट्रैक्ट करता है। E1 बराबर होता है E2 के, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है किससे, 42 किलो जूल
पर मोल से ज्यादा होती है। अब देखो यहाँ पर एक चीज आती है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसे इसलिए क्यों कहते हैं वो ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना भाई। यहाँ पर कितने एटम है? 1, 2 और 3। ठीक है ना, 3 एटम है, मतलब 3 सेंटर हो गए। एक तो फ्लोरीन का न्यूक्लियस होगा, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा, और एक इस वाले फ्लोरीन का न्यूक्लियस होगा। ठीक है। उसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर, इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे, शेयर हो रहे हैं यहाँ पर? एक फ्लोरीन का, एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है ना, तो टोटल मेरे पास 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहे हैं मेरे पास? शेयरिंग हो रहे होंगे इनके बीच में। इसलिए कहा जाता है कि ये मेरे पास 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट अगर आप, इट इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऐसा कह दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3 सेंटर होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको कहा जाता है एक चीज। इसी तरह से मैं आपको अनसिमेट्रिकल के बारे में समझाता हूँ, फिर एक एक पॉइंट लिखूंगा जो अभी मैंने ऊपर लिखा है ना, मिडिल पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, एनर्जी सेम होती है, ये सब चीजें हैं। क्योंकि मेरे को पता है आयन डायपोल जो है, इस तरफ क्या है? आयन डायपोल। अब दूसरी साइड देखो, दूसरी साइड देखने के बाद और चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। अगर मैं बोलूं यहाँ पर HF है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है एक और HF मॉलिक्यूल के साथ। तो देखो यहाँ पर क्या है, दो मॉलिक्यूल्स काम में आ रहे हैं। ठीक है, फ्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए पार्शियली नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर ये दोनों क्या है? अपोजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज। तो इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है मेरे पास, ये कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो कि दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बन रहा है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो डिस्टेंस होगा, अगर ये मैं बोलूं दिस इज डिस्टेंस x3 और ये डिस्टेंस x4 है, तो मेरे को सीधा सीधा पता है कि x3 की जो डिस्टेंस होगा वो x4 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक डायपोल की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एक डायपोल है, मतलब एक मॉलिक्यूल है। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, ये HF मेरा एक मॉलिक्यूल है, ये HF मेरा एक मॉलिक्यूल है, जिनके अंदर मेरे कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, बट इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है मेरे पास, ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मतलब उनकी डिस्टेंस कम होती है। इसी वजह से x4 जो है मेरा छोटा है x3 से। हाइड्रोजन बॉन्ड मेरा वीक बॉन्ड होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये सब मेरे वीक फोर्सेस के अंदर आते हैं। अभी सिमेट्री बताया मैंने ना, देखो सुभाष, यहाँ पर हम लोगों ने सिमेट्री देख के मैंने आपको बोला कि इन दोनों की एनर्जी जो है वो मेरी ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल है। इस साइड बात करेंगे तो इसकी एनर्जी 42 किलो जूल से कम होती है। ठीक है, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हम लोग यहाँ पर इन दोनों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ तक मैंने ये सब चीजें देखी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों डिस्टेंस अलग अलग हैं। तो यहाँ से मुझे पता है, अगर मैं बोलूँ इस बॉन्ड की एनर्जी E3 है और इसकी एनर्जी E4 है, तो मुझे क्लियरली पता है कि E4 की एनर्जी मेरी ज्यादा होगी E3 से। छोटा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है, ठीक है, जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। इस वजह से ओवरऑल इस मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है 42 किलो जूल पर मोल से कम होती है। तो जहां पर अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से कम होती है। बट जहां पर सिमेट्रिकल बॉन्डिंग हो रही होती है, उनकी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा हो रही होती है। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा था मेरे पास कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब एक एक पॉइंट को करके लिखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर पॉइंट। देखो ये कैसे था, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था, बट यहाँ पर बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे इट इज ओनली वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, यहाँ पर इन दोनों के बीच में सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पर ये क्या हो जाता है,
3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि सिमेट्रिकल है दोनों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम लग रही है, तो इसी वजह से यहाँ पर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। और हम दूसरी साइड कह सकते हैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में इट इज जस्ट एन वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो अब इसके बारे में लिखते हैं। यहाँ से हमने जो बातें समझनी थी वो समझ ली। तो ऐसे पेज को डिवाइड करके, ज़्यादा बड़ा भी डिवाइड नहीं करना, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा, सेकंड पॉइंट लिखेंगे। इस साइड हम लोग लिख रहे हैं अपने पास सिमेट्रिकल के बारे में, और इस साइड लिख रहे हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पर रिलीज एनर्जी इज ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रिलीज एनर्जी इज लेस देन और इक्वल्स टू 42 किलो जूल पर मोल। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इट इज अ स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इट इज अ स्ट्रॉन्ग डाइपोल अट्रैक्शन। क्यों, ऐसा क्यों लिखा मैंने? ये चीज हम बहुत, जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही डाइपोल्स के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर ये भी मेरे पास आयन है, फ्लोराइड माइनस है, ये सिर्फ एक आयन था। HF था जो कि मेरे डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करा था। तो आयन आयन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आयन डाइपोल के, तो ये मेरे पास आयन डाइपोल था। बट यहाँ पर क्या HF और HF ये भी एक डाइपोल है, और ये वाला भी मेरे पास क्या था, एक डाइपोल था। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है एज कम्पेयर टू आयन डाइपोल, इसलिए इनकी वैल्यू इनसे ज्यादा है। ठीक है, राइट डाउन द फोर्थ पॉइंट। हाइड्रोजन एटम lies almost at midpoint between two most electronegative atoms। हाइड्रोजन एकदम मिड पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पर बात करें तो हम लोग हाइड्रोजन एटम does not lie at midpoint between two most electronegative एटम। ठीक है, यहाँ पर जो ये मेरा हाइड्रोजन है, ये वाला, ये इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के जस्ट बीच में नहीं है, इसलिए X1 X3 और X4 की वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर ये एकदम बीच में होता है, इसलिए X1 X2 के बराबर होता है, और दोनों की एनर्जी भी सेम होती है, जो कि बराबर होती है और ज्यादा होती है। 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, तो अगर आप दिमाग लगाओ, अगर आपको कोई बोले कि भाई मुझे आप कंपेयर करके बताओ X1 X2 X1 X2 X3 एंड X4 के बीच में क्या कंपैरिजन होगा, जो कि डिस्टेंस है, और एक पूछे कि आप एनर्जी बता दो, एनर्जी का क्या कंपैरिजन होगा बिटवीन E4 E3 E2 एंड E1 में। दिमाग लगाओ और बताओ मेरे को डिस्टेंस का क्या आएगा और मेरे पास एनर्जी का क्या रिलेशन आएगा। बेवकूफ़ वाली बात नहीं आयुष, ध्यान से पहले पिछली चीज उठा के देखो, क्या मेरी सारी चीजें सेम होंगी या नहीं होंगी। X1 X2 X3 X4 सारे बराबर कैसे हो जाएंगे भाई,
सिमेट्रिकल में नहीं ना, आपको दोनों मॉलिक्यूल्स का मिला के कॉम्बिनेशन करके पूछा है मैंने। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों मिला के कैसा होगा? देखो, अब इस मॉलिक्यूल में देखो आप ध्यान से ना, सबसे ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो X4 है, वो तो मेरा मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होते हैं वो 3 है अपने पास। ठीक है, कौन कौन से? आयनिक हो गया, कोवेलेंट हो गया और मेटेलिक हो गया, जो स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था आपको। अपनी नोटबुक के पहले दूसरे पेज पे देखना, लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, उसके बाद जो वीक फोर्सेस थे, जहाँ मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड, ये लंदन फोर्सेस, किज्म फोर्सेस, डिबाई फोर्सेस, आयन आयन अट्रैक्शन, ये सब कराया था। ठीक है, तो वहां पर देखो ये जो बॉन्ड है मेरा, ये तो सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड है, जो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, इसीलिए तो मेरा सबसे छोटा होगा। ठीक है ना, इसी वजह से ये क्या होगा, मेरे पास सबसे छोटा हो जाएगा। X4 तो मेरा प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड है, और X3 जो है मेरा प्योर हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्योंकि यहाँ तो मुझे पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगी तो बॉन्ड छोटा होता जाएगा। तो X3 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि सबसे बड़ा होगा। और ये बड़ा होगा मेरे पास X1 से, और X1 बराबर होगा X2 से, और ये वैल्यू ग्रेटर देन होगी X4 से। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके पास इनके बॉन्ड लेंथ और डिस्टेंस का रिलेशन। और बात करेंगे एनर्जी की, तो एनर्जी का जस्ट इससे उल्टा, जिसका बॉन्ड सबसे ज्यादा छोटा है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। छोटा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है, इसलिए इसलिए E4 की वैल्यू बराबर बड़ी होगी E2। E2 बराबर होगा E1 के, और ये वैल्यू बड़ी होगी E3 से। इतना दिमाग लगा सकते हो तो ठीक है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास मुझे एक चीज यहाँ से दिखाई दे रही है, जब आपसे डिस्टेंस की बात की तो वो एकदम ठीक है। अब जो E4 था, या फिर आपके पास फोर्थ बॉन्ड है, वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड मेरे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रही होती है, और बॉन्ड छोटा होता है एज कम्पेयर टू, यहाँ पर आप देखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर लिख ली। अब एग्जाम में ना आपके एक क्वेश्चन आता है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर के बारे में। एसिडिक नेचर के बारे में पूछता है। ये क्वेश्चन की तरह भी है, बट इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, वो आपसे क्या बोलता है, वो बोलता है भाई आप मुझे एसिडिक नेचर बताओ, एसिटिक एसिड का, CH3COOH का और HF का ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, ध्यान से सुनना भाई। यहाँ होता क्या है, मैं अगर बात करूं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड OH, ये तो मेरा एसिटिक एसिड है। और HF मेरे पास ऐसे मॉलिक्यूल बना हुआ। अगर ये एक अच्छा एसिड है, एसिड का काम होता है H+ डोनेशन का, तो ये H+ को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। जैसे ये H+ को डोनेट करता है, तो ये बन जाएगा मेरे पास H, कार्बन, डबल बॉन्ड O- और H+ इसका बाहर निकल गया। और यहाँ पर बात करेंगे हम लोग HF की, H+ बाहर निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा मेरे पास F-। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा, ये क्या होता है मेरे पास, रेजोनेंस होता है। क्या होता है, रेजोनेंस। नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है,
रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ देखोगे आप मॉलिक्यूल्स का, तो ये F माइनस बन गया, एक HF और प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो मेरा HF ऐसे प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये F माइनस जो है इस हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन फोर्सेस को बिल्ड करेगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पार्शियली नेगेटिव होगा, दोनों ही बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगी। अब ये हाइड्रोजन फंस गया, कैसे, इस साइड से फ्लोरीन खींच रही है, इस साइड से ये वाली फ्लोरीन खींच रही है, तो ये बाहर नहीं जा पाता। एक H प्लस तो निकल गया, बट अब बाकी के जो H प्लस है वो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वो मेरे पास सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर अब फंस गए, ठीक है। तो अगर आपका एसिड अच्छा होता है तो H प्लस देता है, बट ये H प्लस तो निकल ही नहीं पाएगा, इसकी वजह से मेरे पास एसिडिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इससे क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बात लिख भी सकते हो, H प्लस donating tendency increases due to resonance in conjugate base। conjugate base मतलब कि H प्लस देने के बाद ये जो बचा हुआ है ये conjugate base होता है, तो ये बात आपको यहाँ से समझ में, इसके अंदर कोई डाउट है तो पूछ लो। एक चीज और बताओ मेरे को, एसिटिक एसिड जो है उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, उसके अंदर भी क्या होती है, मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए इनका मॉलिक्यूल्स मेरे पास सिमेट्रिकल भी होता है, ठीक है। कैसे, एसिटिक एसिड जो है मेरे पास वो हमेशा एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स डाइमर, ठीक है ना। कैसे, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर है COH डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, दोनों साइड मेरे पास अपने पास बना हुआ है। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे थे, और इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे थे। इसलिए आपके एग्जाम में आपसे पूछेगा, ठीक है ना, स्कूल के अंदर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, स्कूल के CBSE जो आपका स्कूल होगा उसके अंदर जब क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा आपसे कि भाई मेरे पास एसिटिक एसिड जो है वो डाइमर के फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, तो आप इस स्ट्रक्चर को बनाओगे और बोलोगे भाई दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी मेरे पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इट एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म, डाइमर फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये तो पहला क्लासिफिकेशन था जहां पर हम लोग सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल की बातें करते थे। अब दूसरा पार्ट जो आएगा वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपका ऑर्गेनिक के अंदर भी बहुत काम आने वाला है, और इसी पार्ट के बेसिस पे आगे हम लोग 2 दिन तक क्वेश्चन करेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे ना ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलैरिटी, उसके बेसिस पे अगले 2 लेक्चर उसी के ऊपर है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है उसके ऊपर ना, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, वोलेटाइल नेचर क्या होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा, और फिर देखेंगे। चलो, तो आप लिखो, पहला क्लासिफिकेशन हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, अगर आपकी एनर्जी 42 किलो जूल से कम है या बराबर है तब तो वो आपके पास कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, अगर उससे ज्यादा है तो कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हो गया। सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलैरिटी, ठीक है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलैरिटी की बात करें तो 2 चीजें अपने पास हैं, ठीक है। एक होता है इंटरमोलिकुलर, मैंने आपको बताया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर ना एक इंटरमोलिकुलर होता है, एक इंट्रामोलिकुलर होता है, उसकी बात करेंगे आज हम लोग।
इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी तरफ आप लिखोगे इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब पहले इनको समझेंगे कि हम लोगों के पास इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, इस चीज को पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखो भाई, मैं आपको पहले दोनों के स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग इनके बारे में लिखेंगे। मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे। ये भी सीधी लाइन ही है। ठीक है, यहाँ लगा हुआ है OH, यहाँ लगा हुआ है Cl, यहाँ लगा हुआ है OH, यहाँ लगा हुआ है Cl। ठीक है, इस तरह से ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जब मेरा क्लोरीन कहाँ लगा हुआ है, देखो भाई मैं बताता हूँ आपको, ये मेरे पास होती है ऑर्थो पोजिशन, इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ मैं, जो ऊपर ग्रुप लगा हुआ है इसके रिस्पेक्ट में, इस पोजिशन को बोलते हैं ऑर्थो ग्रुप, इस पोजिशन को बोलते हैं पैरा मेटा, और इसको बोलते हैं पैरा। ठीक है ना, ऑर्थो, मेटा और पैरा। अभी आप देखोगे इसके रिस्पेक्ट में जो क्लोरीन है मेरे पास, वो पैरा पोजिशन पे लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है, पैरा पोजिशन पे लगी हुई है। ठीक है, अब मुझे एक बात पता है कि ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है लोन पेयर। तो इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है। ये मॉलिक्यूल ए है और ये मॉलिक्यूल बी है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, उसे हम लोग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जहां बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर की, सो इट इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज योर बेंजीन। ठीक है, उस पे बेंजीन पे यहाँ पर लगा हुआ है O के साथ हाइड्रोजन, और इसके जस्ट ऑर्थो पोजीशन पे लगी हुई है क्लोरीन। ठीक है, तो आपको एक बात स्पष्ट है कि ये हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है। तो इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, तो इसमें देखो एक मॉलिक्यूल के अंदर अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल के अंदर अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब एक मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर बॉन्डिंग बन जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है तो इंटर, और एक मॉलिक्यूल के अंदर ही एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होती है मेरे पास, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। ठीक है, ये बात मुझे यहाँ से समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, बट ये एक मॉलिक्यूल था, अगर इसके जैसा एक मॉलिक्यूल और हो तो मैं उसको यहाँ बनाऊंगा OH, और यहाँ लगा होगा Cl। तो इन दोनों के बीच में मेरे पास यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो होगा क्या, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था क्लास के अंदर ना, कि इस मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, इस मॉलिक्यूल के अंदर अंदर ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बट इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा होगा वेंडर वॉल फोर्सेस। कौन से फोर्सेस, वेंडर वॉल फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे
इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब मुझे एक बात बताओ आप कि क्या मेरा वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है? नहीं पता तो अपनी नोटबुक का पहला दूसरा पेज खोल के देख लेना, जब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था वहां से देख के बता दो, बट सही बताओ। क्या मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होता है या फिर आपके पास, ठीक है आयुष ने सही बोला, देख के बताओ भाई फटाफट सारे के सारे। हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है या फिर वंडरवॉल फोर्स से ज्यादा सही होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? ठीक है अक्षत ने सही बोल रहे, ओम ने भी सही बोला, सब आपकी सबका आंसर ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड मेरे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब देखो यहाँ पर तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो मेरे पास वेंडर फोर्सेज है। मैंने आपको बताया था कि वेंडर फोर्सेज की जो रिलीज एनर्जी होती है वो 8 किलो जूल पर मोल से कम होती है, और वहीं पे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे थे तो वो एनर्जी मेरे पास नियरली अबाउट 42 किलो जूल तक चली जाती है पर मोल। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू वेंडर फोर्सेस। तो देखो अगर मैं बोलूं इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे पास क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ चीजें निकालेंगे, कंक्लूजन करेंगे। उस कंक्लूजन करने से पहले आप थोड़ी बहुत थ्योरी लिख लो, फिर जो कंक्लूजन करेंगे उसमें मजा आने वाला है। ठीक है, तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए यहाँ पर, बिटवीन टू और more than टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरी एग्जिस्ट कर रही है। सेकंड पॉइंट, ये देखो दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ रहा है, ठीक है ना, तो एसोसिएशन बढ़ रहा है। मतलब आपके पास सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे पास में आएंगे और एसोसिएट होने लग जाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है मेरे पास, एसोसिएशन इंक्रीजेज। तो यहाँ बात करेंगे हम लोग डिस्क्रीटनेस इंक्रीजेज, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए तो दोनों के बीच में वैन फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, आप बताओ अगर मैं बोलूं इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ए है और इन दोनों मॉलिक्यूल्स का बीच का डिस्टेंस बी है, तो ए और बी में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? अगर मैं दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस की बात करूं, ये ए है और ये बी है, तो कौन सा बड़ा होगा? ठीक है आयुष सही कह रहे हैं, बाकी भी बाकी बताओ, तमन्ना, प्रवीण, मैत्री, मुझे एक बार बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं? जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो छोटा होगा या बड़ा होगा? दो चीजें बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को खींच रही हैं, तो उनमें अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना हुआ है तो डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए? ठीक है ना, तो यहाँ से एक बात क्या समझ में आ गई मेरे पास, थर्ड जो मैं लिखूंगा यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन molecule is less due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ बात करेंगे हम लोग डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज ग्रेटर
ड्यू टू वेंडर वॉल फोर्सेस, ड्यू टू वेंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, इस बात तक कोई डाउट है तो पूछो। यहां तक सब समझ में आ गया? चलो आगे बात करते हैं। अब मैंने देखा दो मॉलिक्यूल्स, एक तो था जो कि पैरा पोजीशन पे लगा हुआ था, तो उनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी इस तरीके से। अब आपको खुद ही कंपेयर करके सबको बताते जाने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास लगा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पर लगा हुआ है OH और यहाँ लगा हुआ है क्लोरीन। तो आपको पता था भाई इन दोनों के बीच में मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्ड मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और दूसरा था आपके पास ये OH लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है क्लोरीन। OH लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है क्लोरीन। यह इसके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, बट इन दोनों के बीच में मेरे पास प्रेजेंट था वेंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट्स यहाँ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो लिखो कंपैरिजन ऑफ ऑर्थो पैरा derivatives which show hydrogen bonding। पहले चीज, ऑर्थो पैरा क्यों लिखा? आपको पता है कि ये जो पैरा पोजीशन होती है ये मेटा होती है, और ये मेरे पास पैरा होती है। ये ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो यहाँ पर तो ऑर्थो पे लगा हुआ है, और यहाँ पर कहाँ लगा हुआ है? पैरा के ऊपर लगा हुआ है, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव पूछा मैंने। ठीक है, तो पहली चीज जो मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ और आप आंसर बताओगे उस चीज का, दैट इज, मैं बस आपको बताते जाऊंगा वो चीज होती क्या है, फिर आप बताओगे कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। पहली चीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स बताना है। अगर मैं बोलूं ये मेरे पास है पैरा, और ये है मेरा ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो ग्रुप पे लगा हुआ है, तो मुझे बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, एक और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है मेरे पास इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में वंडरवॉल फोर्सेज है, तो किसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होगा? पैरा के अंदर या ऑर्थो के अंदर? चैट ऑप्शन में लिखते जाओ, सभी के सभी लिखो भाई, भजन कीर्तन थोड़ी चल रहे हैं, आधे लिखते हो आधे लिखते ही नहीं, पता नहीं क्या तो भी सोच रहे होते हो। मुझे पता था आधे लिखेंगे कुछ आधे लिखेंगे कुछ। अब ध्यान से सुनो, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है वेंडरवॉल फोर्सेस, और इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी अभी मैंने बताया कि कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है या वेंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होती है? ऑफ कोर्स मेरे हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये मैंने अभी अभी यहाँ पर आपको बताया, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि भाई यहाँ पर क्या होगा, ऑर्थो के अंदर इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में वेंडरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड मेरे पास ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए मेरे पास पैरा के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑर्थो। ठीक है, एक तो ये चीज मुझे यहाँ से समझ में आ गई। दूसरी चीज अब मैं बात करूंगा आपके पास, और ऐसा क्यों, तो आप बोलोगे कि भाई पैरा के अंदर तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वही बात करें हम लोग ऑर्थो की, तो ऑर्थो के अंदर मेरे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसी वजह से। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अगर मैं यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अगर आपके पास ये एग्जिस्ट करते हैं और आप इसको हीट करना शुरू करो, तो ये बॉन्ड टूट जाए, ये भी वेपर में चला जाए और ये भी वेपर में चला जाए, ये बॉन्ड टूट जाए, ये भी वेपर में चला जाए और ये भी मेरा क्या हो जाए, वेपर्स के अंदर चला जाए।
लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला जाए, तो जहां पर मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी वो बॉन्ड मेरा तोड़ना मुश्किल है, मेरे को उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तोड़ने के लिए। तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, पैरा का या ऑर्थो का? वापस से लिखना आप अभी आंसर, क्योंकि सारे आंसर मिक्स हो जाते हैं। तो आप लिखो बॉइलिंग पॉइंट का आंसर क्या है। आपको क्या लगता है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, पैरा का या ऑर्थो का? ठीक है, अब सबने सही लिया, हितेश का भी ठीक है, मैत्री का भी ठीक है, आयुष का भी ठीक है, ओम का भी ठीक है, प्रवीण का आंसर भी ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि भाई दोनों के बीच में यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो आसानी से टूटने वाला नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तब जाके ये टूटेगा। इसी वजह से तमन्ना का आंसर भी ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक बात पता चल गई कि भाई मेरे पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे, ऑर्थो के बॉइलिंग पॉइंट से। ये बात आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट की बात करता हूं मैं। थर्ड पॉइंट है मेरे पास वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल नेचर मतलब उसकी टेंडेंसी होगी वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो बताओ कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी ज्यादा इच्छा है कि मैं जल्दी से जल्दी वोलेटाइल हो जाऊं, ठीक है ना, लिक्विड से गैसेस के अंदर आ जाऊं। बिल्कुल सही बात है, मैत्री का आंसर भी ठीक है, ओम का भी ठीक है, आयुष का भी ठीक है, हितेशी का भी ठीक है, तमन्ना का भी ठीक है। कि भाई जिसके अंदर मुझे पता है वीक फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, थोड़ा सा हीट करूंगा तभी की तभी ये गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वोलेटाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ऑर्थो का वोलेटाइल नेचर मेरा ज्यादा होता है पैरा से। ये ना एग्जाम में इतनी बार आ चुका है ना, क्या बताऊं मैं आपको, हर अलग अलग तरीके से पूछता है। पहले पूछेगा दोनों ऑर्थो पैरा वाला बना दे, आप पूछेगा इंटरमोलिकुलर किस में होती है, इंट्रा किसके अंदर होती है, फिर बोलेगा कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का किस में होती है। एक बार पूछ लिया बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ठीक है, एक बार पूछ लिया वोलेटाइल नेचर किसका ज्यादा होगा, ठीक है। और अब मैं आपसे पूछता हूँ फोर्थ, फोर्थ कंपैरिजन जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो है मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फोर्थ कंपैरिजन जो मैं करने जा रहा हूँ दैट इज वेपर प्रेशर। पहले आप मेरे से समझना वेपर प्रेशर है क्या, फिर उसके बाद आप मुझे बताओ बनाओ। देखो ये मेरे पास एक कंटेनर है, मैं अगर बोलूँ आपको, ठीक है ना, ये कंटेनर मेरा बंद है, मेरा कंटेनर कैसा है, बंद है। तो क्या हुआ इसके अंदर वेपर्स आई, अगर जो वेपर्स आएंगे गैस भी आएगा, तो गैस भी आगे क्या कर लगाएगा इस कंटेनर के अंदर, फोर्स लगाएगा इस सरफेस के ऊपर ना, इस इस सरफेस पे जो मेरा कंटेनर ही बंद है, इस पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा अगर इसके अंदर गैस प्रेजेंट है। तो अब आप खुद ही यहाँ से समझदार हो, जितनी ज्यादा वेपर प्रेजेंट होंगी, जितनी ज्यादा वेपर प्रेजेंट होंगी उतनी ज्यादा क्या लगने वाला है, यहाँ पर फोर्स लगने वाला है इस सरफेस के ऊपर। तो आप मुझे बताओ वेपर्स किसकी ज्यादा बनेंगे, अगर मैं दोनों को सेम टेम्परेचर पे हीट करता हूँ तो किसके ज्यादा वेपर्स बनेंगे, जिसकी ज्यादा वेपर्स बनेंगी उसका ही मेरे पास वेपर प्रेशर ज्यादा होने वाला है। तो मन्ना का आंसर ठीक है, आयुष का आंसर ठीक है, ओम का आंसर ठीक है, मैत्री एक बार ध्यान से सोचो आप ना, प्रवीण का आंसर ठीक है। वेपर वोलेटाइल नेचर किसका ज्यादा है, हितेशी का आंसर भी ठीक है। वोलेटाइल नेचर किसका ज्यादा है, मेरे पास ऑर्थो का ज्यादा है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, थोड़ा सा हीट करते ही वो टूट जाएंगे और गैस के अंदर चले जाएंगे। तो अगर मैं दोनों को सेम टेम्परेचर पे हीट करूंगा तो इसके वोलेटाइल नेचर ज्यादा है, ज्यादा ये गैस के अंदर फॉर्म होगा, और जितने ज्यादा वेपर्स के अंदर फॉर्म होगा उतना ही ज्यादा वो प्रेशर लगा पाएगा। इसी वजह से वेपर प्रेशर का जो ऑर्डर आएगा वो भी क्या आ जाएगा आपके पास, ऑर्थो ग्रेटर देन पैरा, ठीक है ना, ऑर्थो ग्रेटर देन पैरा। फिफ्थ कंपैरिजन की बात करूंगा मैं, दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब क्या है, आपके पास रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान से समझना, मैं विस्कोसिटी के मतलब बता रहा हूँ आपको। अगर आपके पास, आप अपने हाथ पे हाथ रखो, ठीक है, जैसे हम हाथ जोड़ते हैं ना, दोनों को आगे पीछे आप मूव करोगे, तो आप अगर जैसे हाथ रगड़ रहे हो ना एक दूसरे के ऊपर, तो अगर
आप आसानी से इसको स्लिप कर पाओ, तब तो हम बोलेंगे विस्कोसिटी उसकी कम है। बट इसको आपको बहुत मुश्किल से एक दूसरे पर रब कर पाओगे ना, तो उसको कहते हैं उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। ये विस्कोसिटी को आप रेजिस्टेंस से मान सकते हो कि एक चीज को दूसरी चीज से मूव कराने पर। अगर इस मॉलिक्यूल में देखो, अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को पकड़ा फर्स्ट को और सेकंड को, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊं और इसको नीचे की तरफ लेके जाऊं, और यहाँ पर मैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स को पकड़ रहा हूँ, ये फर्स्ट है मेरे पास और ये मेरा सेकंड है, इसको ऊपर लेके जाऊं और इसको नीचे लेके जाऊं, तो बताओ दोनों में से ये केस 1 है और ये केस मेरा सेकंड है, किसके अंदर मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर और नीचे मूव करने के अंदर, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? ठीक है, हितेश का आंसर ठीक है, मैत्री का ठीक है, प्रवीण का ठीक है। ओम खुद ही सोचो, आपके पास अगर दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो आप इसको ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कुछ रेजिस्टेंस नहीं आने वाला। बट यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो मुझे इसको ऊपर मूव करने में और इसको नीचे मूव करने में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, इसी वजह से मेरा पैरा के अंदर विस्कोसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑर्थो के। मैं लिखता हूँ पैरा ग्रेटर देन ऑर्थो। विस्कोसिटी का मतलब है रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होने वाली है। ठीक है ना, विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होने वाली है। अब बात करते हैं सिक्स्थ और आखिरी पॉइंट, दैट इज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का सीधा सीधा मतलब है एक्सटेंट से, कौन सा मॉलिक्यूल मेरे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात होगी यहाँ पर। आप बताओ मेरे पास, क्या पैरा मेरे पास ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, या फिर ऑर्थो मेरे पास ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है? नॉर्मल सी बात है, पैरा। सही बात है, सबका आंसर आया पैरा। तो भाई मुझे पता है पैरा ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, पानी में ऐसे डालूंगा तो मेरे पास पैरा ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा ऑर्थो से। क्यों? क्योंकि ऑर्थो ने तो पहले ही अंदर अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रखी है। ये अब क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, एक ही बना सकता था। ये हाइड्रोजन ही बना सकता। ये ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ये ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल। बट यहाँ पर देखो, ये ऑक्सीजन दो के साथ कनेक्ट होगा, क्लोरीन भी अलग से मॉलिक्यूल, ये अलग मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, तो एक दो तीन चार पांच छह हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर चार ही बन पाएंगे। इसी वजह से पैरा की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑर्थो से, क्योंकि मेरा पैरा ज्यादा बॉन्डिंग शो कर सकता है एज कंपेयर टू ऑर्थो। तो इन 6 पॉइंट के अंदर कोई डाउट है तो मुझे बताओ आप, कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स बना के दे रहा हूँ, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको क्या बताना है मुझे कि इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन पॉसिबल है भी या नहीं है। ठीक है ना, तो अब आपको क्या देखना है कि भाई इन मॉलिक्यूल्स के अंदर इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो सकती है या नहीं आ सकती। तो क्वेश्चन लिखिए आप, सिलेक्ट द मॉलिक्यूल। हाँ सुभाष बोलो। सर वो विस्कोसिटी समझ नहीं आई। विस्कोसिटी का क्या मतलब है ना, एक चीज तू खुद ये सोच, अगर तेरे हाथ पे मैं पानी डाल दूं दोनों हाथों के बीच में ना, और तू अपने हाथों को ऊपर नीचे मूव करे तो आसानी से कर पाएगा। ठीक है, अगर मैं वहीं पे दोनों के बीच में शहद डाल दूं, तो दोनों को तो अपने हाथों को आसानी से मूव कर लेगा, या थोड़े बहुत चिपकेंगे एक दूसरे से? चिपकेंगे सर। ये तो आसानी से मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी विस्कोसिटी बढ़ गई है दोनों के बीच में, तो ऐसा मान सकते हैं फ्रिक्शन बढ़ गया। ठीक है, तो मतलब क्या होना चाहिए, तेरे दोनों हाथों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। अगर दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो तेरी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आसानी से मूव नहीं कर सकता। ठीक है, यस सर। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी। सिलेक्ट द मॉलिक्यूल विच कैन शो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन
बॉन्डिंग। ठीक है, मैं कुछ मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ, आपको ये बताना है क्या ये मेरे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंटर की बात नहीं कर रहा, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन को गलत मत करना कभी। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताओगे, ठीक है। दिस इज ऑप्शन 1। 2। पहले सबका आंसर निकालना, फिर एक ही बारे में बता देना। थर्ड, सबका आंसर एक बार निकालना फिर बताना, ठीक है। फिफ्थ आंसर तो मैंने बना ही दिया। ठीक है, सुभाष का आंसर ठीक है। ओम, वापस से देखो और भी मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, ओ एच लिख लो। फर्स्ट ऑप्शन में ओ एच लिखा हुआ है ऊपर। चलो तो इसका आंसर बनाया अगर हम लोग ना, तो मुझे पता है इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मस्त होएगी। इन दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के लोन पेयर, यहाँ तो मैंने बना के दिखा दिया। अब ये मेरे पास क्या पैरा वाला ऑप्शन है, इसमें इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, इंट्रा नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच में मैंने क्लोरल हाइड्रेट बनाया था, आपको बोला था इसका फॉर्मूला भी याद रखना, क्लोरल हाइड्रेट है। ये फिर आ गया, देख लो एग्जाम में आपको ये स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं आएगा, आपको लिखा हुआ है क्लोरल हाइड्रेट मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है या नहीं करेगा, तो कौन सा करेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, कृपा करके इसको याद रख लेना, ठीक है।
एक सेकेंड यहाँ पर जो है, अगर हम लोग क्लोरल हाइड्रेट की बात करेंगे तो यहाँ OH नहीं होगा, यहाँ पर होगा मेरे पास क्लोरीन। ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पर क्लोरीन लिख दिया ताकि आपको भी याद रहे, क्लोरल हाइड्रेट अभी। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। तो भाई ये भी शो कर रहा है, 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 ये भी शो कर रहा है और ये भी शो कर रहा है। तो एक्सेप्ट 6 मेरे सारे इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहाँ तक है। अब कल की क्लास में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, विस्कोसिटी देखेंगे। जो आज हमने एक एक पॉइंट देखा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बॉन्डिंग, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये आज हमने एक एक एग्जांपल देखा है। कल क्लास में होगा वहीं पे हम 30-30, 40-40 क्वेश्चन करेंगे हर एक उसके ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है।